सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सरहदें पार करना मना हो, लेकिन ज्ञान की प्यास इतनी ज्यादा हो कि वो हर जोखिम उठाने पर मजबूर कर दे। आज हम बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन की एक ऐसी ही यात्रा के बारे में जो उन्होंने तिब्बत की निषिद्ध भूमि पर की थी। तो इस कहानी के हीरो हैं राहुल सांकृत्यायन, एक ऐसा इंसान जिसे बस घूमने और एडवेंचर का शौक था। और यही जुनून उन्हें ल्हासा के उन खतरनाक रास्तों पर ले गया जहां उस वक्त किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। तो हम चल रहे हैं टाइम में पीछे, साल 1929-30 में, यानी आज से लगभग एक सदी पहले। उस जमाने में तिब्बत जैसी जगहें दुनिया के लिए एक पहेली जैसी थी, जहां पहुंचना नामुमकिन सा था। लेकिन इस सफर में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उस समय हम भारतीयों को तिब्बत जाने की परमिशन ही नहीं थी। मतलब राहुल जी का ये पूरा का पूरा सफर इल्लीगल था। हर कदम पर पकड़े जाने का डर। तो सवाल ये था कि वो इस पाबंदी को पार कैसे करें। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला, एक भिखारी का भेष। सोचिए, एक भिखारी, उस पर कौन ही शक करेगा, है ना? और यही भेष उन्हें उन मुश्किल रास्तों से गुजरने में मदद करने वाला था। तो भेष बदलकर उनकी यात्रा शुरू हुई नेपाल से तिब्बत जाने वाले उस मेन रास्ते से, जो उस समय का ट्रेडिंग और मिलिट्री रूट हुआ करता था। चारों तरफ पुरानी चीनी फौज की चौकियां और किले बने हुए थे। और जैसे ही उन्होंने तिब्बत में कदम रखा, उन्हें एक ऐसा समाज देखने को मिला जो उनकी सोच से बिल्कुल परे था। खासकर वहां की मेहमान नवाजी, उसके तो कहने ही क्या। आप यकीन नहीं करेंगे उस जमाने का तिब्बती समाज कितना मॉडर्न था। ना कोई जात पात, ना छुआछूत। औरतें पर्दा नहीं करती थीं और कोई अजनबी भी आ जाए तो उसका भी खुले दिल से वेलकम होता था। और चाय पीने का तरीका तो सुनिए, बड़ा मजेदार था। कोई भी मुसाफिर किसी भी घर में चला जाए, अपनी चाय पत्ती घर की महिला को दे और बस वो खुशी खुशी चाय बनाकर दे देती थी। और हाँ, अगर लगता है कि मक्खन चोरी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप खुद किचन में जाकर अपनी चाय बना लो। अब सफर के दौरान कुछ चेक पॉइंट्स भी आते थे और उन्हें पार करने के लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए होता था, जिसका नाम था राहदारी। समझ लीजिए एक तरह का परमिट जिस पर मैजिस्ट्रेट का साइन होता था। हाँ, तो इस पूरे एडवेंचर में लेखक अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके एक मंगोल दोस्त सुमति। और सुमति के होने से बड़ा फायदा हुआ क्योंकि उनकी जान पहचान तिब्बत में काफी थी, जिससे सफर आसान हो गया। चलिए अब बात करते हैं सफर के सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक हिस्से की। उन्हें पार करना था डांडा थोडला, तिब्बत की सबसे डरावनी जगहों में से एक। ये जगह समुद्र तल से करीब 17,000 फीट ऊपर थी। 17,000, इतनी ऊंचाई कि सांस लेना तक दूभर हो जाए और मीलों तक कोई इंसान न दिखे। और यही वजह थी कि ये इलाका डाकुओं के लिए जन्नत जैसा था। सोचिए, मीलों तक कोई गांव नहीं, न पुलिस का डर न सरकार का। और अगर कोई लूटपाट हो भी जाए तो गवाह कौन बनेगा? यहाँ डाकुओं का काम करने का तरीका बड़ा सीधा था और बहुत खौफनाक। वो पहले इंसान को मारते थे और फिर चेक करते थे कि उसके पास कुछ है भी या नहीं। और क्योंकि हथियार रखने पे कोई रोक टोक नहीं थी, तो बंदूकें तो जैसे लाठी डंडों की तरह सबके पास होती थीं। तो ऐसी खतरनाक जगह पर उनका वो भिखारी वाला भेष ही उनकी जान बचाने वाला था। जैसे ही कोई खतरा दिखता, वो फौरन कुची कुची चिल्लाने लगते, जिसका मतलब है दया करो, दया करो। अब एक भिखारी से भला कोई क्या ही लूटेगा, सही बात है ना? लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। इसी खतरनाक रास्ते पर एक और गड़बड़ हो गई। लेखक अपने ग्रुप से बिछड़ गए और ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। हुआ यूं कि लेखक को जो घोड़ा मिला था वो काफी सुस्त था, तो धीरे धीरे चलते हुए वो अपने साथियों से बहुत पीछे रह गए और देखते ही देखते बिल्कुल अकेले हो गए। और इसी अकेलेपन में वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से रास्ता 2 हिस्सों में बट रहा था, एक लेफ्ट एक राइट। अब जाएं तो जाएं कहां? उन्होंने लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ लिया और करीब 1.5 मील आगे निकल गए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अरे, ये तो गलत रास्ता है। फिर क्या, वापस लौटना पड़ा और सही रास्ता पकड़ना पड़ा। इसमें काफी वक्त जाया हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद कुछ अच्छा भी होता है। ये सफर सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं था, इसका एक बहुत गहरा इंटेलेक्चुअल मकसद भी था। और ये मकसद पूरा हुआ एक मॉनेस्ट्री में।
तो लटकोर में एक अच्छी जगह ठहरने के बाद उन्होंने पहले चाय और सत्तू खाया और रात को खाने में मिला गर्मागर्म थुक्पा। थुक्पा मतलब एक ट्रेडिशनल तिब्बती नूडल सूप जो दिन भर की थकान के बाद मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अब असली इनाम की बात करते हैं। शेखर विहार नाम की जगह पर एक मंदिर के अंदर लेखक को जो मिला वो किसी खजाने से कम नहीं था। वहां उन्हें मिली बुद्ध वचन की 103 हाथ से लिखी पोथियां। और असल में यही तो इस पूरी यात्रा का मेन मकसद था। लेखक उन बड़ी बड़ी भारी किताबों को पढ़ने में ऐसे खो गए कि दुनिया जहान की सुध ही नहीं रही। ज्ञान की यही भूख तो थी जो उन्हें इतने खतरे उठाकर यहाँ तक खींच लाई थी। तो अब आते हैं इस कमाल की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, जब उनका सफर पूरा होने वाला था। किताबें पढ़ने का अपना काम पूरा करने के बाद उन्होंने अपना सामान खुद अपनी पीठ पर लादा, भिक्षु नमसे को अलविदा कहा और टिंडरी से आगे निकल पड़े। इतने बड़े सफर का एक कितना सादा और सिंपल सा अंत। तो सवाल ये उठता है कि करीब 100 साल पुरानी ये यात्रा आज के दौर में हमें क्या सिखाती है? विश्वास के बारे में, रिस्क लेने के बारे में और ज्ञान की उस खोज के बारे में जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को आज भी उतना ही जरूरी बनाता है।